हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। तो यहाँ पर जो भी हिंदी के अभ्यर्थी हमारे जो पहले से हमारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए लगातार क्लास फिर से यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। तो आप इनको एमसीक्यू के माध्यम से, हमारी क्लासेस के माध्यम से आप जो है अपने जो तैयारी है उसको अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। जो कि दोस्तों हमारी जो क्लास है सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती है, इसलिए आप कंटिन्यू क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और साथ ही अगर आप लगातार क्लासेस ले सकते हैं, तो लेना चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात किया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात किया था दोस्तों, वो किया गया था गारसा द तासी के द्वारा। ठीक है, गारसा द तासी के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का स्टार्टिंग जो है किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है दोस्तों, इसको खंडों में विभाजित करने का कार्य जो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा किया गया था। और ये कितने खंडों में इसको विभक्त किया गया था दोस्तों? किया गया था आपका 16 खंडों में। कितने खंडों में दोस्तों? 16 खंडों में इसको विभाजित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे 17, 16, 20 और 18 दिए गए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 16। ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है वो टोटल 16 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो विशेष क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक जो है उसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, नगेंद्र या गणपति चंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं दोस्तों, वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखन किया था। बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसका आंसर याद करके चलें दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है दोस्तों, इसमें मिश्र बंधुओं का विशेष योगदान रहा है। तो इन्होंने किस ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर जो है योगदान दिया है दोस्तों मिश्र बंधु ने? तो मिश्र बंधुओं ने अपने नाम के आधार पर मिश्र बंधु विनोद के नाम पर इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें इन्होंने इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है इससे पूर्व जो है प्रसिद्ध ग्रंथ के अंतर्गत ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली या 84 वैष्णवन की वार्ता या श्रृंगार संग्रह। तो दोस्तों जो इसके अंतर्गत है वो है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता जो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व प्रसिद्ध ग्रंथ के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय इसके अंतर्गत मिलता है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के अंतर्गत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले जो है
जो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है भ्रमर गीत की भूमिका में, पद्मावत की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में या सरस्वती पत्रिका के रूप में। तो दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर के रूप में, ये जो है प्रकाशित किया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं ज़्यादा क्रिटिकल फॉर्मेट में, तो इसलिए आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या सुखदेव विहारी मिश्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो है रचना है दोस्तों, इनका लेखन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान जो किस लेखक को मिला है। तो ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में जो है सर्वोच्च स्थान जो है लेखक के रूप में सर्वोच्च स्थान इनको प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गार्सद तासी ने इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। तो ये जो है आपका जो हिंदुस्तानी जो ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों ये जो रचना थी ये फ्रेंच भाषा में है, इसलिए जो है इस रचना को आप देख सकते हैं गारशा द तासी के द्वारा लिखा गया है। इस जो रचना है वह है फ्रेंच भाषा में लिखी गई है और इसका रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, इसलिए इसका जो टाइटल है वो भी फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो गार्सा द तासी के द्वारा ये लिखा गया है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आपसे तो समझ लीजिए फ्रेंच भाषा का यहाँ पर उपयोग किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन में जो सबसे विकसित पद्धति है वो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या समाजशास्त्री पद्धति। तो इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति के रूप में जानी जाती है दोस्तों वो जानी जाती है विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी जो पद्धति है दोस्तों इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। साहित्य का इतिहास दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आप अपने आप को खुद भी चेक करें कि आप कितने ऑप्शन सही दे पा रहे हैं। इस चीज़ से आपका क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हो चुके हैं ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे विज्ञापन जारी होगा, हाल ही में दोस्तों यूपी के लिए जो है विज्ञापन जारी हो चुका है, वहाँ पर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड में जो विज्ञापन जारी हो सकता है वो सितंबर के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर विज्ञापन जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका सिलेबस काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं दोस्तों डॉक्टर नलिन विमोल विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में जो कालों का नामकरण किया है तो उसका जो आधार है वो क्या है? ऑप्शन है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेनली युग प्रवृत्ति पर जो है इन्होंने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण किया है। तो इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो
अपने जो काल निर्धारण किए हैं दोस्तों, वो युग के आधार पर किए हैं, युग प्रवृत्ति को लेकर इन्होंने किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कालों का जो है निर्धारण युग प्रवृत्ति के आधार पर किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक दोस्तों, ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का लेखन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का अतीत नामक जो इतिहास है, इतिहास ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम है दोस्तों, वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये संयुक्त रूप से लेखन इसमें कार्य हुआ है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं गणेश विहारी मिश्र, और इसके अलावा श्याम विहारी मिश्र हैं, सुखदेव विहारी मिश्र हैं दोस्तों। तो ये मिश्र बंधु हैं तीनों, और इन मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद का लेखन किया गया है। यह एक ग्रंथ है दोस्तों, और ये लिखा गया है मिश्र बंधु विनोद के नाम पर ये ग्रंथ है, और इसके लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ पर तीन नामों को यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इनको ज़रूर नोट करके रखें। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन के लिए कृष्ण विहारी मिश्र का भी नाम दिया गया है अगले ऑप्शन में, और पहले ऑप्शन में भी दिया गया है दोस्तों। तो यही चीज़ इसमें सीखनी है कि कौन सा इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों के द्वारा, तीनों मिश्र बंधु हैं जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद का लेखन किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसे प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया? तो कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया था? ऑप्शन है अज्ञे, जैनेन्द्र, महादेवी वर्मा या राम कुमार वर्मा। तो प्रथम बार भारत भारती सम्मान जिनको प्रदान किया गया था, वो किया गया था दोस्तों महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा एक ऐसे शख्सियत हैं दोस्तों जिन्हें भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था प्रथम बार। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो 1995 का जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, वो किस भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, मलयालम या कन्नड़। तो 1995 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो साहित्यकार का पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों, ये किस भाषा में किया गया था? ये किया गया था मलयालम भाषा को। किस भाषा को दोस्तों? मलयालम भाषा के साहित्यकार को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो कुंवर नारायण एक ऐसे व्यक्तित्व हैं दोस्तों जिन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। वो किस कृति पर, किस रचना पर उनको किया गया था? ऑप्शन है आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, हम तुम या आत्मजयी। तो दोस्तों इनको जो सम्मान मिला था वो मिला था कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं जो इनकी रचना थी दोस्तों, इस पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, सन 1994 का मूर्ति देवी पुरस्कार किस भाषा के लेखक को प्रदान किया गया? तो 1994 में जो मूर्ति देवी पुरस्कार
जो है किस भाषा के लेखक को प्रदान किया गया था? तो ये ऑप्शन है हिंदी, मराठी, तमिल या कन्नड़। तो दोस्तों जो मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था वो मराठी भाषा के लेखक को जो है प्रदान किया गया था, और ये पुरस्कार जो है 1994 में प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, स्वप्नमयी या निशिकांत। तो दोस्तों इनको जो रचना मिली थी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस जो रचना पर मिला था वो मिला था अर्धनारीश्वर। इनकी अर्धनारीश्वर जो रचना है दोस्तों बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें इस पर विष्णु प्रभाकर जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सन 1992 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 का जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो 92 में जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों वो मिला था हिंदी हिंदी भाषी को। ठीक है, तो हिंदी भाषी कवि जो थे उनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1992 में। तो दोस्तों अब किस लेखक को किसके लिए, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था या लेखक को किस रचना के लिए मिला था, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन ना देते हुए आयोग अब जो है अधिकांश जो है किस भाषा से संबंधित था, इस टाइप की चीज़ों को जो है विशेष थोड़ा गहनता से क्वेश्चनों को यहाँ पर एग्ज़ाम में लेता है। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को ध्यान दें कि क्वेश्चन पेपर के पूरे गहराई तक जरूर जाएं। ठीक है, तो 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी भाषी को। ठीक है, हिंदी भाषा के लेखक को मिला था, और ये जो है हिंदी भाषी कृतियों पर इनको रचना पर इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सन 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को मिला था? अब 1997 में जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को मिला था दोस्तों? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, शिवमंगल सिंह सुमन, विष्णु प्रभाकर या लीलाधर जगूड़ी। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया था ये किया गया था लीलाधर जगूड़ी को। इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 का जो है मिला हुआ है। इसको आप जरूर नोटिस कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में किसे मिला था? ये मिला था लीलाधर जगूड़ी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया था दोस्तों? मिला था विश्रामपुर का संत। बहुत अच्छी रचना है दोस्तों विश्रामपुर का संत। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था श्रीलाल शुक्ल को। ठीक है, तो विश्रामपुर का संत नामक जो रचना है वो श्रीलाल शुक्ल की है, और इसके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इनमें से किस संस्था की स्थापना प्रयाग में की थी? तो दोस्तों इन्होंने साहित्यकार संसद नामक जो संस्था थी, ठीक है, इस संस्था की स्थापना इन्होंने प्रयाग में की थी, और साहित्यकार संसद के नाम पर अपने जो है संस्था को चलाया, और ये संस्था जो है महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए चलाया था। तो दोस्तों अभी हम जो 20 क्वेश्चन करेंगे इनमें जो है हम डायरेक्ट आंसर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो साहित्य अकादमी का जो पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत हिंदी हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण भारत के अंतर्गत जो महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक योगदान दिया था, इसलिए इनको प्रचार सभा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1893 में हुई थी। 1893 में दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1893 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी प्रयाग में। कहाँ हुई थी? प्रयाग में दोस्तों अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में की गई थी। सर्वप्रथम जो है प्रयाग में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1875 में। 1875 में दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो साहित्य अकादमी की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1953 में की गई थी। 1953 में जो है साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, साहित्य अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1953 में, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों परिमल किसकी संस्था थी। तो परिमल जो है किसकी संस्था थी? ऑप्शन है कवियों की, कहानीकारों की, लेखिकाओं की या नए लेखकों की। तो परिमल जो संस्था है दोस्तों वह नए लेखकों की संस्था के रूप में जानी जाती है। और नए लेखकों की संस्था को क्या कहेंगे दोस्तों? परिमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत जो प्रमुख हिंदी संस्था है दोस्तों वह है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रूप में जानी जाती है। ये हिंदी की प्रमुख संस्था है दक्षिण भारत के अंतर्गत। हिंदी की प्रमुख संस्था जो है उसका नाम है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1936 में। 1936 में दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1910 में। 1910 में जो है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो केंद्रीय कार्यालय है वो कहाँ है? ऑप्शन है एर्नाकुलम, धारवाड़, चेन्नई या हैदराबाद। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो केंद्रीय कार्यालय है दोस्तों वह है चेन्नई में। तो चेन्नई यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हिंदी साहित्य परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन दोस्तों हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। तो अगर प्रथम सभापति की बात पूछें तो दोस्तों यहाँ पर जो है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति के रूप में जाने जाते हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने थे। तो महात्मा गांधी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति के रूप में बनाया गया था। तो कब उनको नियुक्त किया गया था? ये बने थे दोस्तों 1918 में। कब? 1918 में महात्मा गांधी दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने थे। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे। तो प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम सभापति थे दोस्तों कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त, यशपाल प्रेमचंद्र या श्रीपत राय।
तो दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति के रूप में जो जाने जाते हैं वो हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद को प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो सरस्वती नामक जो पत्रिका है इसका संस्थापन किसने किया था? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, चिंतामणि घोष, ना श्री नारायण चतुर्वेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धिनी संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धिनी संस्थाओं की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे हिंदी के विद्वान रहे हैं दोस्तों जिन्होंने काशी सार्वजनिक सभा और कविता वर्धिनी संस्थानों की जो स्थापना की थी। हिंदी के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान रहा है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था लखनऊ में। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो नाटक अकादमी की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी 1959 ईस्वी में, यानी कि 1959 में दोस्तों यहाँ पर भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। तो 1959 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। लगातार हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। अगर आप हमारे लगातार क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारी जो है मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो आप ज़रूर हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आप अपने अकॉर्डिंग जो है गुड, वेरी गुड और एक्सलेंट में से किसी प्रकार की मेंबरशिप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और इन क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, सुनिएगा, जिससे आप काम करते वक्त भी वीडियो को सुनकर जो है क्वेश्चंस को आप रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपना घर का काम करते हुए, अन्य काम करते हुए भी आप इसको जो है ज़रूर लिसनिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।